नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम कल मोदी जी द्वारा जो संसद में भाषण दिया गया, दरअसल मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का। और जो भाषण दिया कुछ मायने में जो मोदी जी के पिछले 10 साल में एज ए प्रधानमंत्री जो उन्होंने भाषण दिया है संसद में, उससे बहुत ही अलग था। ये कई मायनों में अलग था। हम धीरे एक एक करके उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने आज तक गांधी परिवार पर सीधे संसद में, चुनावी सभा में होता है, संसद में उन्होंने कभी हमला नहीं किया था। इस बार उन्होंने संसद में सीधे सीधे गांधी परिवार पर हमला किया। दूसरा, जो हमेशा वो करते रहते हैं, हमेशा ही करते रहते हैं, भ्रष्टाचार पे, ये खास करके पिछले 1-2 महीना में काफी ज्यादा हो गया है। काफी उसकी जो अंतराल है वो काफी बढ़ गई है, कम होती चली गई, जिससे कि कई बार वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बड़े ही जिसको कहते हैं कि पुरजोर ढंग से वो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं और उस पर हमला करते हैं। कल के भाषण के अंत में उन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेता हूं, लालू जी पर बड़ा ही जोरदार हमला किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये कन्विक्ट होने के बाद में आप उसको महिमा मंडित करें, किसी भी नेता को उसको कंधे पर लेकर घूमे, ये देश बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपको जितना हमला हम पे करना कीजिए, मैं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर मेरी सरकार हमला करते रहेगी। क्योंकि अभी हाल के दिनों में काफी ज्यादा विपक्ष के लोग जो है, ईडी और सीबीआई की जो जांच हो रही है उस पर वो काफी हमला करते हैं कि ईडी जो सरकारी जैसे तो ही वो बीजेपी की का एक हिस्सा बन गया, आदि अनेक तरह की अनर्गल बातें करते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आपको जो कहना है कहो, लेकिन मेरा हमला जो है भ्रष्टाचार पर, मेरी सरकार का हमला भ्रष्टाचार पर लगातार होता रहेगा। उन्होंने कल कांग्रेस पे तो हमला किया ही, खास करके जो गांधी परिवार पर हमला करते हुए उन्होंने क्या कहा, यह पहले सुनिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने की फिराक में हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। उसके बाद में हम इस पे बात करते हैं। उन्होंने विपक्ष और विशेष करके गांधी परिवार पर, हालांकि ये हमला डायरेक्ट नहीं था, गांधी परिवार अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि अब जो है विपक्ष के पास ये मादा नहीं रह गया है कि वो चुनाव भी लड़ सके। उन्होंने कहा कि कुछ चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं कुछ नेता, और कुछ नेता जो उनका वर्तमान में संसदीय क्षेत्र है वहां से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो अपना चुनाव क्षेत्र बदलना चाहते हैं। और कुछ, इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने कहा, कुछ जो अभी लोकसभा में हैं उनको पता है कि वो दोबारा लोकसभा में नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो राज्यसभा में जाना चाहते हैं। सोचिए कि इतना बड़ा अटैक और इशारा, क्योंकि चर्चा में कुछ दिनों से दोस्तों एकदम स्पष्ट है, उन्होंने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पे ये हमला किया है। ये प्रत्यक्ष एकदम डायरेक्ट हमला है। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये सबको पता है, जो भी राजनीति, भारतीय राजनीति को थोड़ी बहुत भी समझता है, सबको पता है कि हमला है कहां पे। दरअसल बात यह है कि सोनिया गांधी एक तो अस्वस्थ रहती हैं, उम्र हुई, तो वो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहती।
आपको पता ही है कि उनका संसदीय क्षेत्र रायबरेली उत्तर प्रदेश का, जहां से वो लगातार चुन के आते रहे, आज तक वो चुनाव हारी नहीं है। लेकिन इस बार जानकारों की राय है कि हो सकता है अगर वो रायबरेली से चुनाव लड़े तो संभवतः अमेठी वाला हाल उनका भी हो जाएगा। जिस तरह से अमेठी में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, वही स्थिति सोनिया जी की भी हो जाएगी, ये जानकारों का कहना है। और वो अस्वस्थ भी, वो कहां से संसदीय क्षेत्र लोकसभा के चुनाव में प्रचार होकर कर पाएंगी। तो संभवतः इस कारण से उन्होंने, जो कांग्रेस के लोगों का जो सूत्र है उनका कहना है कि वो शायद संभवतः राज्यसभा में जाना चाहती है। हालांकि एक दूसरी खबर यह भी है कि वो अपना संसदीय क्षेत्र बदलना चाहती है। इस बात को कैसे हवा लगी कि तेलंगाना के जो अभी नए नवेले जो मुख्यमंत्री हैं हम रेवंत रेड्डी, वो बार बार सोनिया जी को कह रहे हैं कि आप आइए और तेलंगाना से चुनाव लड़िए। तेलंगाना में लोग आपको अम्मा कहते हैं, इसलिए आप यहाँ पे आइए, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। और उन्होंने उनके लिए एक संसदीय क्षेत्र भी चुन लिया है, मेढक संसदीय क्षेत्र से उनको कह रहे हैं कि आके आप यहाँ से चुनाव लड़िए। अब पता नहीं क्या होगा। इसी तरह से जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, उनके बारे में खबर ये आ रही है कि उनको हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस जो है संभवतः राज्यसभा भेजना चाहती है। अब एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, कांग्रेस परिवार आदेश किसी का नहीं लेती है, वो आदेश देती है। तो ये जो लोग भी, जैसे कभी कार्य समिति में, कांग्रेस कार्य समिति जो है, जब पिछले चुनाव 19 में जब दो संसदीय क्षेत्र चुनाव क्षेत्र से जब राहुल गांधी को चुनाव लड़वाना था, अर्थात अमेठी छोड़ के जब वायनाड से चुनाव लड़वाना था, तो उसमें भी कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास किया था। अब आप सोचिए कि राहुल गांधी को कांग्रेस कार्य समिति की औकात है कि वो इसको आदेश देगा कि तुम वहां से जाके लड़ो। दरअसल होता यह कि जब इनकी मर्जी जो होती है वो कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा कहा जाता है, जो इनके मन की बात होती है वो कार्य समिति कहती है, जिससे कि लोगों को लगे कि नहीं, राहुल गांधी तो नहीं चाहते थे दो जगह से चुनाव लड़ना। दरअसल कार्य समिति ने, और इन्होंने पार्टी के हित में, राहुल गांधी ने पार्टी के हित में जाकर वायनाड से चुनाव लड़ा। अगर सोचिए कि अगर वायनाड से चुनाव नहीं लड़े होते तो ये लोकसभा के सदस्य आज नहीं होते। तो यही स्थिति जो है इनके परिवार के और इनके मां और बहन के लिए भी हो रहा है। वो कार्य समिति जो है प्रस्ताव पास करेगी कि अब जो है सो राहुल गांधी अमुक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, या प्रियंका गांधी राज्यसभा जाना चाहिए, या सोनिया गांधी की उम्र हो गई इसलिए वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी तो उनको राज्यसभा भेजा जाए। ये दरअसल इसमें पेंच सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक सांसद बनने की भूख नहीं है यहाँ पे, या एक सांसद बनने की चाहत नहीं है। दरअसल अगर सोनिया गांधी मान लीजिए कि आज वो इलेक्शन नहीं लड़ती है, वो सदस्य नहीं है, तो जो उनका जो 10 जनपद का जो निवास स्थान है, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के निवास स्थान से भी बड़ा वो है एरिया के अनुसार, तो वो उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी को मिलेगा नहीं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइमर होंगी, वो लोकसभा पहुंचे या राज्यसभा पहुंचे। अगर आप पहली बार अगर संसद बन के आई हैं तो आपको वो तो बंगला मिल नहीं जाएगा। राहुल गांधी की भी वही स्थिति है, वो कहां से लड़ेंगे, उनके पास ऑलरेडी एक बंगला है। तो ये छिन जाने का भी डर है, और ये कांग्रेसियों को बहुत ढंग से पता है। तो कांग्रेसी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से इनको राज्यसभा भेज दिया जाए सोनिया गांधी जी को, जिससे कि ये इनका बचा रहे। इसमें सिर्फ इतना ही है। लेकिन मोदी अपने भाषण में सिर्फ इस परिवार तक ही सीमित नहीं रहे। मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड, चाहे वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर हो या भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने कभी नहीं ये दावा किया कि हम इतना सीट जीत जाएंगे। उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है कि कल संसद में बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, और एक बार नहीं, इस बात को 2-3 बार दोहराया, और साथ में समवेत स्वर में जो उनके सांसद हैं वो भी इस बात को दोहराया कि इस बार 400 पार। फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि 400 पार जो है एनडीए, हम एनडीए जो है 400 से ज्यादा सीट जीत लेंगे। और बाद में उन्होंने कहा कि भाजपा जो है वो भी 370 सीट जीतेगी। अब ये मोदी जी का कॉन्फिडेंस है या उनकी कोई नई चाल है, ये कहना भी मुश्किल है। लेकिन ये तो सत्य है कि जिस तरह से बजट आया, और बजट में किसी भी लोक लुभावन जो योजनाएं हैं उसको शामिल नहीं किया गया।
एक सामान्य बजट के रूप में उसको पेश किया गया, जबकि होता यह कि सरकार किसी की भी हो, जब बजट पेश किया जाता है और खास करके चुनाव से पहले का जो बजट होता है, अर्थात उनके कार्यकाल का जो अंतिम बजट होता है, उस बजट में हमेशा ही लोक लुभावन जो है बातें की जाती हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। ये खुद इस बात को दोहराता है कि इस बार जो है सरकार कॉन्फिडेंस में है। आइए थोड़ा उसको भी सुन लें जो मोदी जी ने संसद में कहा है, फिर उस पर बात करते हैं। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। दरअसल मोदी जी सिर्फ सत्ता पक्ष को नहीं बताना चाह रहे थे कि हम इतने सीट जीत जाएंगे। दरअसल उनका इशारा अपने सहयोगी और जो कुछ पार्टियां अभी तक अधर में लटकी हुई है कि एनडीए में जाऊं कि इंडिया अलायंस में जाऊं, उनके लिए भी इशारा था कि मेरे साथ आओगे तभी जीत पाओगे, अन्यथा सांसद नहीं बन पाओगे और पार्टी का वजूद बचाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये बात हालांकि सब समझते हैं, जो विपक्ष की पार्टियां वो भी इस बात को समझती है कि होना यही है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करती है। और ये मोदी जी का चाल भी हो सकता है कि अब इस जिसको कहते हैं चुनाव के पूर्व संध्या पे आप बात कर रहे हैं, इस समय आप साम दाम दंड भेद सब तो अपनाएंगे ही। उन्होंने भी कहा कि भाई हम तो 400 जीत ही रहे हैं, तुम लोग अपना सोच लो। और एनडीए के जो पार्टी, एनडीए में बहुत सारे सहयोगी इस प्रकार से हैं जो बड़े मौका परस्त हैं, वो कभी भी इधर उधर लुढ़क सकते हैं। तो उनको भी इशारा था कि अगर तुम हमको छोड़ के जाओगे तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, ये तुम अभी से जान लो। ये इशारा उनके तरफ भी था, जिससे कि जो अगर टांग उठा के एनडीए से बाहर निकलने को जुगत बांध रहे हैं, वो भी अपने आप जो है सो एनडीए में रहें और अपनी औकात में बढ़ा के बातें करें। और जेडीयू उदाहरण है, जेडीयू को पता था कि अगर वो एनडीए से बाहर जाकर के, जिस तरह से बिहार में सरकार चला रही थी, अगर वो चुनाव में जाती लोकसभा का, आप लिख के रख लीजिए दोस्तों कि उसको 2-3 सीट से ज्यादा मिलने वाली नहीं थी। और यही जो उनके सांसद, अभी जो जेडीयू के 16 सांसद थे, उनका ये दबाव था नीतीश पे, जिसने गठबंधन तोड़ने पर, लालू यादव की पार्टी से गठबंधन तोड़ने पर नीतीश को मजबूर किया। नहीं तो नीतीश को क्या पड़ी थी गठबंधन तोड़ने की? आप खुद सोचिए, नीतीश बाबू जो मुख्यमंत्री, वो पहले भी मुख्यमंत्री थे, अब भी मुख्यमंत्री, उनके ओहदा में क्या वृद्धि हो गया? कुछ नहीं, जहां थे वहीं पे। दरअसल उनको अपने पार्टी का वजूद और जो सांसद है उनके, क्योंकि अगर मान लीजिए आप अगर कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी का अलायंस होता तो क्या इनके जो 16 भी सांसद है, क्या 16 के 16 सीट इनको मिल पाती? क्योंकि उसमें वामपंथी भी हैं, उस गठबंधन में तो सब था ना, जितने भी बिहार की पार्टियां हैं वो सब के सब था, तो इनको इतना सीट नहीं मिल पाती। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी कि इन 16 सांसदों को भी पता था कि पिछला चुनाव हम मोदी के चेहरे पे जीते हैं, ना कि नीतीश के चेहरे पे जीते, तो उनके लिए अपनी संसदीय सीट बचाना मुश्किल था। ये जो दबाव था, यही मुख्य रूप से नीतीश को लालू से अलग किया है। लालू की बात चली तो आपको बता दूं, जो मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में कहा कि खुल करके, मैंने अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, संसद में मोदी ने स्पष्ट किया कि एक कन्विक्ट को आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसको कंधे पे ढो रहे हैं, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये देश का जनता स्वीकार नहीं करेगा। और ये जो 3 इशारे थे, पहला तो गांधी परिवार पर सीधे हमला किया, दूसरा कि हम हर हाल में 400 सीट जीतेंगे, एनडीए 400 सीट जीतेगी और भाजपा अकेले 370 से ज्यादा सीट जीतेगी, और लास्ट में जो अंतिम, हालांकि उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां अपनी बताई, वो जो पूरा भाषण है वो करीब 1.5 घंटे का भाषण है,
उस भाषण में उन्होंने अपनी सारी 10 साल के का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड रख दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने इशारा किया इन 2-3 बिंदुओं पर, जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने भ्रष्टाचार पर बात की। क्योंकि अभी देश में जिस तरह से ईडी छापा मारे, आज भी ईडी जो दिल्ली में आपके नेताओं के जो चेले चपड़े उनके घरों पे छापामारी हो रही है, रेड चल रहा है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया, उनके सामने स्पष्ट कर दिया कि भैया तुमको जो करना है करो, तुमको जो कहना है करो, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। और ये सिग्नल जो है हर नेता और हर पार्टी को बहुत ही स्पष्टता से बता दिया गया है। और ये शुभ संकेत है कि एक नेता जो कि प्रधानमंत्री है, जो चुनाव में जा रहा है, न तो वो लोक लुभावन योजनाओं के साथ में बजट पेश करता है, वो राष्ट्र हित में बजट पेश करता है, राष्ट्र के विकास के लिए बजट पेश करता है। जब वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर अपनी बात कर रखता है तो वो स्पष्ट कहता है विपक्ष को कि तुम में मादा नहीं रह गया कि तुम चुनाव लड़ सको। गांधी परिवार, जिसको यहाँ पे लोग राजमाता और राजकुमार और क्या क्या कहते हैं, उनको स्पष्ट कर दिया गया कि तुम्हारी औकात अब इस देश में राजनीतिक रूप से क्या रह गई है। और तीसरा, भ्रष्टाचार, जो लालू जो यहाँ पे बने हुए मगरमच्छ, उन पर स्पष्ट उन्होंने हमला किया कि भाई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुम ग्लोरीफाई, तुम बहुत बड़े नेता हो। और इन सब का हम सामाजिक न्याय के योद्धा, अरे अगर तुम सामाजिक न्याय के योद्धा तो तुम बिहार का ही बताओ ना कि तुम जिस तबके की बात करो उसके लिए तुमने क्या कर दिया, तुमने कर क्या दिया, अपने परिवार के सिवाय तुमने क्या कर दिया उस तबके के लिए, यह स्पष्ट करो। तुम तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। अभी 1-2 साल जो ये नीतीश बाबू के साथ में इनका गठबंधन था, फिर से लोग कहने लगा कि जंगल राज पार्ट 2 आ गया। जो लोग 90 का दशक और लालू जी का मुख्यमंत्रित्व काल नहीं देखा है, क्योंकि अब उसको हुए 20-25 साल हो चुका है, वो समझ नहीं सकता कि जंगल राज का मतलब क्या है दोस्तों, कि बिहार और बिहारियों को किस तरह से जीने पे इस व्यक्ति ने मजबूर कर दिया था। आप आए दिन अगर आप सोशल मीडिया पे देखिए, उसके कुछ कुछ झलकियां आपको वहां पर मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी तो किसी और विषय पर और बात की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।